अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का बचना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कह दिया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है और 30 विधायक मेरे साथ हैं। ये बात लगभग सही भी लग रही है, क्योंकि राजस्थान से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि 40 विधायकों से गहलोत खेमे का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो कि बड़ा झटका है। राजस्थान में आज की रात यानी रविवार की रात राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल रहने वाली है, क्योंकि इस तरीके की खबरें हैं कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक इस्तीफा रात को ही दे सकते हैं। सुबह 10:30 बजे, सोमवार सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए व्हिप भी जारी कर दिया है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोक गहलोत के तेवर इतने कड़े हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर पायलट और उनके समर्थक लोग नहीं आए तो उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे, उनसे इस्तीफे ले लेंगे, अपने सभी मंत्रियों से भी इस्तीफे ले सकते हैं अशोक गहलोत। इस तरीके की भी खबरें हैं। जहां तक सचिन पायलट की बात है तो आप देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा करने में, मजबूत करने में बहुत मेहनत की थी और मुख्यमंत्री पद पर उनका स्वाभाविक दावा बनता था। लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत को दिल्ली से भेजकर जयपुर में मुख्यमंत्री बना दिया। सचिन पायलट के नाराजगी को दूर करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बात इससे बनी नहीं और जब तक जो अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट की माने तो जब तक अशोक गहलोत उनको विश्वास में लिए बिना फैसले करते रहे और मामला आगे बढ़ता रहा, विवाद बढ़ता रहा और अब इतना बढ़ चुका है कि पार्टी वहां पर विभाजन के आधार पर, विभाजन की कगार पर खड़ी हो गई है। सचिन पायलट ने आज एक और बड़ा झटका दिया कांग्रेस को, वो ये कि रविवार को उन्होंने अपने मित्र और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके, सांसद बन चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया से 40 मिनट तक मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई होगी आप और हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और सचिन पायलट की जो जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट भी किया है इस मुलाकात के बाद। वो ट्वीट क्या है, क्या बड़ी बातें कही है सिंधिया ने, आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान की शायद अब ये आदत बन चुकी है, शायद उसको अपना जो खेल है वो बिगड़ता देखना भाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में देखा हमने कि जब तक स्थिति पूरी तरह बिगड़ नहीं गई तब तक पार्टी आलाकमान ने हस्तक्षेप नहीं किया। यही राजस्थान में हुआ, जब तक स्थिति पूरी तरह बिगड़ी नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। आज जब उप मुख्यमंत्री इतने नाराजगी के साथ दिल्ली में बैठे हुए पिछले 3 दिन से और पार्टी नेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिला और जिससे आज आकर उन्होंने शायद अलग राह चुनने का फैसला कर लिया है, तब कांग्रेस आलाकमान ने 3 लोगों को पर्यवेक्षक बनाकर अजय माकन को, रणदीप सिंह सुरजेवाला को और एक और नेता को वहां पर जयपुर भेज दिया, जो कि पार्टी विधायकों से बातचीत करेंगे और कुछ मुद्दों को अगर सुलझ सकते हैं तो सुलझाएंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट इस बात के सबूत भी हैं, इस बात की अटकलें भी हैं कि शायद वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे संपर्क में कोई नहीं है और ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अगर क्या होता है, उसके बाद की स्थितियां क्या बनती हैं, उसके आधार पर पार्टी अपना फैसला लेगी। लेकिन एक बड़ी बात और है, वो बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो 13 विधायक, निर्दलीय विधायक 13, वो जो अशोक गहलोत के साथ थे वो बीजेपी से संपर्क साध रहे हैं। यही नहीं, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक बीजेपी से संपर्क साध रहे हैं। तो वहां पर अशोक गहलोत अपने खेमे को, पार्टी के विधायकों को बिल्कुल एकजुट रखने में नाकाम रहे हैं। ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं कि केंद्र में बैठे जो नेता हैं बीजेपी के, वो राजस्थान में खेल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में खेल अशोक गहलोत ने बिगाड़ा है खुद का। इस तरीके के जो अब सचिन पायलट के अगर सुनेंगे, उनके करीबियों को जानेंगे, उनके करीबियों की बात सुनेंगे तो ये सब चीजें सामने आती हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे सिंधिया ने अब पायलट को भी बीजेपी में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, क्या इशारे इससे निकलते हैं। और देखिए, एक चीज और साफ हो जाती है कि कांग्रेस में वाकई में युवाओं की और प्रतिभाओं की कदर नहीं है। अब आप देखिए कि सिंधिया बीजेपी में आए, सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। मिलिंद देवड़ा की जो नाराजगी है, जो पार्टी के फैसलों से जो दूरी है, वो जब तक झलकती रहती है, हो सकता है कल को वो भी है। लेकिन ये एक कांग्रेस को भी सोचना होगा कि क्यों आखिर युवा उससे दूर जा रहे हैं। अभी आप जितिन प्रसाद को लीजिए, जितिन प्रसाद ने एक अपना
नया संगठन बना दिया है। उस संगठन के, हालांकि वो उसको राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन वो जो संगठन बनाया है वो एक तरह से पार्टी के साथ साथ वो उसको भी चलाएंगे। तो अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के समय ये भी अफवाह थी, खबरें थी कि जो जितिन प्रसाद हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कांग्रेस को सोचना होगा कि आखिर युवा उसको क्यों छोड़कर जा रहे हैं, और बाहर से आए युवाओं को भले ही आप पार्टी मौका दे रही हो, जैसे अभी हार्दिक पटेल को देखा हमने गुजरात में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन गुजरात कांग्रेस के नेताओं से आप पूछेंगे तो उस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो पार्टी के स्थानीय नेताओं को स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेना होगा कांग्रेस को, वरना स्थिति और बिगड़ती जाएगी। और राजस्थान में देखिए, अगर राजस्थान में सरकार गिरती है कांग्रेस की, तो पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरे देश में गिरेगा। आप कांग्रेस के आलाकमान को लीजिए, सारे नेता ट्विटर पर सक्रिय हैं, सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय हैं। वहां पे आप दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मिलने का आपके पास समय नहीं है, उनकी बात सुनने का समय नहीं है। बस अब देखिए, सचिन पायलट के मामले में भी एक बात हमारे जो सूत्रों ने बताई वो ये है कि सचिन पायलट जब समय मांग रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के दबाव में दिल्ली के नेता उनको समय मिलने का नहीं दे रहे हैं। तो ये आप, जाहिर सी बात है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की इस समय स्थिति क्या हो गई है। अब अगर हम देखें आज की इस रिपोर्ट में, हमने जैसा आपको बताया सिंधिया के बारे में बताएंगे, ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने, देखिए अब पाकिस्तान के नेताओं के पास शायद खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। पैंडेमिक का टाइम है, महामारी का समय है, सबके लिए मुश्किलें हैं। पाकिस्तान में नेताओं के लिए मुश्किलें हो गई हैं खर्चा चलाने की। तो खर्चा चलाने के लिए उन्होंने हाफिज सईद, आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी है। तो हाफिज सईद अब इनके लिए लंगर लगाएगा, वहां पर इनको खाना खिलाएगा। तो ये ऐसी स्थिति पाकिस्तान की है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। उधर गुटबाजी के चलते राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादलों के बीच भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रतिभा व क्षमता के लिए कोई स्थान नहीं रहा। सिंधिया ने दावा किया कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किनारे लगाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह देखकर दुख हो रहा है कि मेरे पूर्व सहयोगी सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किनारे लगाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा व क्षमता का कोई स्थान नहीं है। सिंधिया ने कुछ माह पूर्व ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उनका आरोप था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें अलग थलग कर रहे थे। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 20 से अधिक विधायकों ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। बाद में सिंधिया के सहयोग से राज्य में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उधर पाकिस्तान ने प्रतिबंधित जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद और उसके 4 शीर्ष सहयोगियों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी है। मीडिया में आई खबर में रविवार को यह जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के 2 मामलों में उसे इस साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वह लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकी सूची में शामिल अब्दुल सलाम भुट्टावी, हाजी एम अशरफ, याह्या मुजाहिद और जफ़र इकबाल जमात और लश्कर तोयबा के वो अन्य सदस्य हैं जिनके बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी गई है। अखबार ने कहा कि पंजाब आतंकवाद निरोधी विभाग द्वारा उनके खिलाफ दायर आतंकी वित्त पोषण के मामले में ये लोग अभी लाहौर जेल में 1 से 5 साल तक की कैद की सज़ा काट रहे हैं। अखबार ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति से औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद बैंक खातों पर लगी रोक को हटाया गया है। सूत्रों का हवाला देते हुए अखबार ने कहा कि JUD सरगना ने संयुक्त राष्ट्र से बैंक खातों से लेन देन पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया था, जिससे वह अपना घर चला सके। उधर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विकास दुबे मामले की, तो आप देखिए कि एक हिस्ट्री शीटर, एक गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये सबके लिए हर्ष का विषय है। इसको किसी जाति में, किसी धर्म में आप आधार पर नहीं देख सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जाति के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाले दल कहाँ मानेंगे। अब मायावती को लीजिए, बहन जी ने आज लगातार 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में भय व्याप्त है। मायावती जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सीओ की हत्या की थी, जिस सीओ के शव के साथ बर्बरता की गई थी, क्या वो ब्राह्मण समाज से नहीं था? क्या हत्यारा ही ब्राह्मण समाज से था? देखिए, आप किसी भी हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता, किसी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती।
आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, अपराधी का एक ही धर्म होता है। अपराध, उस अपराध की इसको सजा मिली है, इसको कृपया किसी जाति धर्म में ना बांटें। और उत्तर प्रदेश में जो इस समय विकास की गति चली हुई है, उस विकास की गति से प्रदेश को ना उतारें। वैसे ही उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा रहा है और अब अगर वो आगे बढ़ रहा है तो कृपया इस गति में कोई स्पीड ब्रेकर ना लगाएं।